नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम एक ऐसे भाषण पर बात करने आए हैं जो आने वाले वक्त की राजनीति पर दस्तक देता हुआ दिखता है। यूं तो योगी आदित्यनाथ के हर एक भाषण में कुछ ना कुछ ऐसे नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, भारत की राजनीति में कुछ नया कहते हुए दिखते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा सेशन के चौथे दिन यानी आखिरी दिन जो भाषण दिया है, वो एक एक शब्दों को सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नहीं, देश की राजनीति ने नहीं, बल्कि कराची और बांग्लादेश में बैठे हुए उन लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा जो इस देश की राजनीति पर नजर रखते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आज की तरफ से अपनी लाइन साफ कर रहे थे। यदि योगी एक में आपने देखा कि पुलिस का इकबाल कायम हुआ, योगी दो में आपने देखा माफियाओं, गुंडे, दंगाइयों पर नकेल कसी, तो योगी तीन क्या होगा, इस पर बात हो रही थी। आज उसी पर बात करेंगे। यूं तो आपने कल अलग अलग से सुनी होगी, लेकिन मैं योगी के इस पूरे जो उन्होंने कल बोला और आज उस पर देश की नहीं दुनिया की निगाहें क्या सोचती होगी, उस विवरण को, विश्लेषण को करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि योगी ने कल कहा कि मैं भजन करने नहीं आया, उसके लिए मठ है, यानी मेरे पास मठ है और यूपी में दंगा अराजकता नहीं है। ये तमाम चीजें हैं उस तरफ इशारा कर रही हैं जो आपको कहीं ब्राह्मण्स विधायक मिलके बैठ रहे हैं तो कहीं राजपूत विधायक मिलकर बैठ रहे हैं और फिर जातिवादी राजनीति की काट करने का दावा करने वाली पार्टी बीजेपी के अंदर भी इन सब को योगी के पक्ष या विपक्ष में देखा जा रहा है। लेकिन योगी आज जो कहना चाहते हैं वो आने वाले वक्त की बात है। योगी इस बार जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको हमको थोड़ा सा 2017 की तरफ जाना होगा। उस शाम को याद कीजिए जब लुटियंस दिल्ली से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सन्नाटा था, क्योंकि एक भगवाधारी सन्यासी ने सत्ता संभाल ली और पहले ही दिन इकोसिस्टम की चूल्हे हिलानी शुरू कर दी थी। याद कीजिए दिल्ली में बैठे हुए उन तमाम इकोसिस्टम के लोगों ने किस तरह से मुंह भिचकाया और क्या क्या टिप्पणियां की जब उन्होंने सुना कि यूपी की राजनीति में अब एक नए स्टार का पदार्पण हुआ और जो कहीं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि मठ से आया है। तो तुरंत कहा गया एक सन्यासी का सत्ता से क्या काम, वो क्या चलाएगा। लेकिन पता नहीं था कि वो सन्यासी यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने आया। पहले अपराध मुक्त और फिर जिहाद मुक्त बनाने की एक लंबी लड़ाई है। अगर हम देखते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने किया तो उसको पहले से शुरू करें तो आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का पहला फैसला क्या था। मैं भाषण पर बाद में जाऊंगा आज, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ के शासन को हम लोग इसलिए अब बहुत इजी ले रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को वो उस हिस्से तक ले आए जहां लोगों को यह लगता है कि कानून व्यवस्था यहां हमेशा से ऐसी रही होगी। उनको याद नहीं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी विजिबल क्राइम। अपराधियों के नाम थे, चेहरे थे, इलाके थे, उनको सामाजिक राजनीतिक समीकरण संरक्षण मालूम था। अपराधी माफिया जेल से सरकार चला रहे थे। दंगों के बाद किसी को पकड़ने की नहीं, छुड़वा दिया जाता था तुष्टीकरण के बाद। मुजफ्फरनगर दंगों के केस याद होंगे। सरकार, पुलिस राजनीतिक दबाव में थी, सरकारी जमीन पर संगठित कब्जे थे। योगी एक क्या था, यानी जीत के आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि याद कीजिए योगी एक का मतलब था राज्य की खोई हुई साख को वापस लाना। यह पहली लड़ाई थी जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से इस लड़ाई को देखा। अगर हम याद करें तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो मजनू, जो बच्चियों को जाने नहीं देते थे, खासतौर से जिहादी मानसिकता वाले लफंगे जो हिंदू लड़कियों के सीनों पर हाथ मारकर पूरे भरे दरबार बाजार में उनको अपमानित करते थे और उनके माँ बाप को इसलिए मजबूर कर दें कि वो
पढ़ाई बंद करा दें। ऐसे हजारों केस हैं, जिन लोगों को याद नहीं, वो अपने दिमाग का जाला साफ करें। लेकिन याद कीजिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उस तरफ के बाजारों में, अलीगढ़, मुरादाबाद आप घुसते थे तो जगह-जगह कटे हुए जानवर, रास्ते भर में ऐसा लगता था कि जैसे पूरा प्रदेश एक कसाई खाने में बदल गया हो। किसी तरह की कोई सफाई नहीं, किसी को किसी के धार्मिक मूल्यों का, आस्थाओं का कोई यकीन नहीं, सिर्फ अपने लिए लाशों को टांग कर अपनी ताकत को दिखाना। ये बहुत आम था। मुजफ्फरनगर में खालापार जैसे इलाकों में तो आप घुसते थे तो बदबू से आपका सर फट सकता था। आप मेरठ में जाते थे तो अलग बाजारों में आपको यही दिखता था। क्या किया गया दूसरे निर्णय में? उन सबको भेज दिया गया। आज बूचड़खानों में कटाई होती है और दुकानों के अंदर बिकता है तो पन्नी से ढका हुआ, आप बाहर से नहीं देख सकते। ये आप खुद देखेंगे। एक तो सफाई भी हो गई और अवैध कसाईयों का भी इलाज हुआ। उसके बाद याद कीजिए कि कैसे खाकी का इकबाल कायम हुआ। बिकरू कांड याद कीजिए, जुलाई 2020 के उस कांड ने उत्तर प्रदेश में उन तमाम माफियाओं की रीढ़ में पानी डाल दिया था, जिनको ये लग रहा था कि ये सन्यासी है, शुरू की हवा है, बाद में एक झटका लगेगा तो उड़ जाएगा सारा नशा। बिकरू कांड में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। याद कीजिए, पूरा देश सनसने सदमे में था और एकदम सख्ते में था कि ये योगी जिसको लाया गया था, कहीं उसकी शुरुआती चमक कम तो नहीं हो गई। विकास दुबे फरार हो गया था, किस तरह से हथियारबाजी करते हुए उसे लगा वो बच जाएगा, लेकिन पाप का घड़ा तो भर चुका था और योगी इस बात को उज्जैन से लाते वक्त गाड़ी पलट गई। भारतीय न्याय विभाग के इतिहास में एक ऐसा माहौल बन गया कि अपराधियों की पतलूनें गीली हो गई। ये संदेश था, पुलिस पे हाथ डालोगे तो कुदरत का कानून, बुलडोजर और एनकाउंटर खुद फैसला करेगा। आप याद कीजिए, इस तरह से शुरू हुआ। उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसके बावजूद गाड़ी पलट गई। लोगों ने बहुत कुछ कहा, इस देश के मीडिया उसके पीछे था, लेकिन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं योगी, अगर आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नैरेटिव तोड़ते हैं। वो क्या था? सीए एनआरसी के ऊपर जो लखनऊ और संभल को जलाया जा रहा था, अलग अलग मेरठ जैसे शहरों में जिस तरह से दंगाई सड़कों पर आ गए थे और वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे थे, क्योंकि जो यहां मुस्लिम जिहाद है उसकी नजर में तो ये और खतरनाक बात है कि एक भगवाधारी इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, जिस राज्य के मुख्यमंत्रियों की ये आदत हो चुकी हो कि मुस्लिम वोटों के लिए अपनी पगड़ी उतार के वो किसी मस्जिद के या किसी दरगाह के या किसी उसके नीचे टेकते हो, मत्था वहां झुकाते हो। उन सब के लिए जो टिकटों के लिए 100 टिकट अगर मुसलमान कैंडिडेटों को दे रहे हो, उन सब के सामने इस तरह का एक भगवाधारी, तो ये तो उनकी आंख में जिहादियों की चुभता था। खालापार जैसी जगह जहां पुलिस वाले घुसते हुए डरते थे, बैकनगंज, तमाम जगह, अलग अलग जगह जाइए, लखनऊ के बहुत पुराने लखनऊ, इन तमाम जगह पर पुलिस का जाना असंभव था। सीए एनआरसी पर याद कीजिए कि उन्होंने क्या किया था। दंगे मचा के सड़कों पर उन्होंने आगजनी करने की कोशिश की थी। दंगाइयों की फोटो चेहरे लगा दिए गए। ऐसा काम दुनिया ने नहीं देखा था। फोटो चौराहे पर लगे, घरों की कुर्की हुई, 50 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना उनके हलक से निकाल कर ले आया योगी। ये योगी का पहला इल्म था। दूसरे की तरफ हम लोग जाएं उससे पहले आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले फेज में जो माफियाओं पर खिलाफ जो जबरदस्त कार्रवाई की थी उसको बहुत दिनों तक सोचा था। जो मुख्तार अंसारी मऊ गाजीपुर जेल ट्रांसफर मुकदमों की बाढ़, याद कीजिए इसको कहां से लाया गया था? इसको पंजाब से लाया गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जब इसने रुख देखा था, आप याद कीजिए, इसने तुरंत यूपी छोड़ा और क्या किया, एक ऐसे केस में जिस केस की बुनियाद नहीं थी, जो कुछ नहीं था, एक आदमी ने सिर्फ फोन पर कह दिया कि साहब मुझे एक आदमी का फोन आया, मुख्तार अंसारी था, उसने मुझे धमकी दी, और पंजाब पुलिस ने उसको दामाद की तरह रख लिया। करोड़ों रुपया उसको बचाने के लिए खर्च किया गया। इस देश के सर्वोच्च सिस्टम से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट तक उन वकीलों ने दलीलें दी उसको बचाने की, लेकिन यूपी पुलिस घसीटती हुई बांदा जेल तक ले गई। ये योगी की वजह से, क्योंकि लगातार परसिस्टेंटली वो काम करते रहे। 17 से 21 के अंदर सबसे बड़ा काम किया, उसका जेलों का नेटवर्क तोड़ दिया, उसके खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई। मुख्तार अंसारी का परिवार जो पूर्वांचल का माफिया था, पहली बार बड़े स्तर पर कुर्की झेला, आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई। ये सबसे बड़ा काम था जो योगी आदित्यनाथ ने पहले उसमें किया। अतीक अहमद की अतीक संपत्तियों पर पहली बार बुलडोजर चलना शुरू हुआ। अतीक का प्रतीक ध्वस्त हुआ। वो अतीक जो उसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता था और आज वो कानून की बात पूछते हैं। वो लोग कहते हैं कि कानून क्या है, माफिया राज क्या है। अतीक गैंग प्रयागराज में उनकी एफआईआर हुई और गैंग बिखर गया।
सुंदर भाटी गैंग, पशु तस्करी गैंग, यानी ये जो पहली बार पहला जो राज था जिसको मैं 10 कह रहा हूं, उसमें पहली बार स्पष्ट किया गया था कि अपराधी अब सत्ता का भागीदार नहीं होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सिर्फ अपराधी नहीं, सत्ता के केंद्र थे। योगी सरकार ने अगर पहले उसमें 3 तरह पे काम किया, क्या किया? पुराने मुकदमों पे सक्रिय किए, जेल ट्रांसफर, सुरक्षा का घेरा तोड़ा, प्रतीकात्मक तौर पर बुलडोजर चलाया गया। ये मॉडल प्रभावी हुआ, लेकिन इसकी सीमा क्या थी? रिएक्टिव थी। अपराधी हुआ तो कार्रवाई हुई। ये योगी आदित्यनाथ के पहले मॉडल की वो थी। अगर हम इसमें देखें दंगाइयों पर क्या हुआ, मुजफ्फरनगर जैसे दंगों का बाद क्या है? नुकसान आकलन नोटिस, पहली बार आर्थिक सजा पर उनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश हुई। वरना तो दंगाइयों को उनके चंदे इकट्ठे होते थे और वो दंगाई फिर किसी अगले दंगे की योजना बना रहे होते थे। सहारनपुर में संपत्ति सील की गई, याद कीजिए किस तरह से उन्होंने गुरुद्वारे के आसपास दंगा करने की कोशिश की थी, निवारक असर हुआ। कानपुर में दुकानों और घरों पर वसूली हुई, जो 2019 में दंगा का मॉडल ही बदल गया, दंगे के एक्शन का मॉडल बदल गया। ये योगी के जो पहला 10 का मॉडल था, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि दंगे को घाटे का सौदा बना दिया। जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब फायदा और नुकसान में फायदा ज्यादा होगा तो आदमी वही करता है। अब तक दंगों में फायदा था, आपको लूट मिलती थी, आपका रुतबा बढ़ जाता था, आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ जाती थी और आपको जो पैसा मिला लूट का वो तो अता होता था। लेकिन योगी राज में जो योगी 10 मॉडल था, उसमें आपके लिए दंगे में हिस्सा लेना घाटे का सौदा हो गया। तो जो राजनीतिक निवेश था दंगा, अब नोटिस वसूली, संपत्ति नुकसान, इन सब में बदल गया। ये मनोवैज्ञानिक चेंज था, नेटवर्क और फंडिंग, लेकिन इसके बावजूद टूटे नहीं। अब हम योगी के दूसरे की तरफ चलते हैं कि डर को, कानून और सिस्टम का डर कैसे क्रिएट किया गया, ये देखने की जरूरत है। अतीक अहमद का याद होगा, इस डर को मैं बताऊं, ऑपरेशन क्लीन माफिया वंश का विनाश, मैं इसको जोड़ता हूं 22 से 24 के बीच में। दोबारा जीत ने साबित किया कि जनता को बुलडोजर पसंद है। अब बारी थी उन सांपों की जो दशकों से अजगर में बदल चुके थे, जिनके जहर से पूरी सोसाइटी बिखर रही थी। विधानसभा में याद होगा योगी की वो दहाड़, जो कल जो बोले हैं, योगी की उस दहाड़ का रिश्ता उससे जुड़ता है जो उन्होंने 2022 में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक के बेटे का, जिस अतीक के कुत्ते से मुख्यमंत्री मंच पर मिलता था, उसके बेटे को कुत्ते की मौत मार दिया गया। इस तरह से पुलिस के सामने टकराया और मारा गया। फिर प्रयागराज में अतीक और अशरफ का अंत हो गया। 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होगी, उसके खंडरों पर गरीबों के लिए आवास बन गया। इस तरह से शुरू हुआ। और फिर वो मैंने आपको बताया पंजाब कांग्रेस की सरकार जिसे रोपड़ जेल में दामाद बना के रखे हुई थी, योगी की पुलिस उसको व्हील चेयर पर खींचती हुई लाई, यूपी पे लाई। मुख्तार का बेटा जेल में है, पत्नी फरार है, माफिया खुद कब्र में है। उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने इस विधानसभा सेशन के बीच में कहा था कि इस बार जो मैं कार्रवाई करूंगा, फातिया पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे। वो वाली घटना को आप गौर कीजिए, गाजीपुर से मऊ तक मुख्तार का जो खौफ था, उसे योगी ने कागज की तरह फाड़ के रख दिया। यानी बारिश में जैसे कागज पर लिखाई धुल जाती है, उस तरह योगी की कार्रवाई के आगे माफियाओं के परिवार ढह गए थे। 2022 के बाद उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो सख्त है। अब क्या था कि इस कार्रवाई को अदालत में कैसे टिकाऊ बनाया जाए। आपने देखा होगा बुलडोजर को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ वो ताकतवर सिस्टम था जो हर पहल को खत्म कर रहा था, और खासतौर से सनातनी आईडीए को तो खत्म करने के लिए जैसे इंतजार करता था कि कुछ आए और वो उसको खत्म कर दे। तो उन्होंने कैसे किया? संस्थागत कार्रवाई योगी का 2 का मैं अभी आपको आज के भाषण पर जाने से पहले की ये बता रहा हूं। अतीक अहमद के परिवार पर गैंगस्टर एक्ट लगा, कुर्की हुई, परिवार स्तर पर चोट की गई, माफिया नेटवर्क पर ईडी आकर जांच हुई, फंडिंग बाधित हुई, बेनामी संपत्तियां प्रशासन ने कुर्क की, जब्ती की और आर्थिक दबाव। यानी ये दौर बुलडोजर का नहीं था, अब फाइलों में दौर चल रहा। ये दौर था नोटिस का, सुनवाई का, कानूनी प्रक्रिया का था। बड़े दंगे गायब, अपराधी अंडरग्राउंड, प्रशासनिक स्थिर था। लेकिन अभी भी इस दंगे में जो एक चीज आज भी बची हुई थी, जिसको योगी आदित्यनाथ इस बार चैलेंज कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस 2 में क्या किया, मदरसों का एक्सरे और लैंड जिहाद जो था, योगी 2000 में 8449 मदरसे की पहचान हुई जो अवैध थे। नेपाल बॉर्डर पर इन अवैध मदरसों ने एक
विदेशों से जो खाड़ियों से पैसा आ रहा था, खाड़ी देशों से, उस करोड़ों की फंडिंग की, आईएसआई की और रिश्तों की जांच एसआईटी को सौंप दी। और ये स्लीपर सेल्स के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक थी, जो सिमी ने पैदा किए थे, जो आईएम ने पैदा किए थे, जो जमात इस्लामी के गैंग के लोग हैं या आईएसआईएस के लोग थे। ये सबसे बड़ी एक लड़ाई थी जो मुझे लगता है जो दो में हुई थी। और अगर हम उसको ये देखें बटेंगे और कटेंगे, इसको पॉलिटिकल भी है। थूक जिहाद आप याद कीजिए, पहचान का संकट था। पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया कि जो चुनावी नारा नहीं है योगी के लिए, बटेंगे और कटेंगे, मैं जो बता रहा था, क्योंकि योगी जानते हैं जातियों में बटा हुआ ये समाज रोहिंग्या माफियाओं के सामने एक वोट बैंक के कमजोर पड़ता है। एक वोट बैंक जो बना चुके, ये सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके सामने इस तरह नहीं चलेंगे। तो पुलिस की गोलियां जो चली, याद होगा आपको, जो पुलिस पर गोलियां चलाई गई संभल में, उस सब पर अगर हम लोग देखें तो किस तरह से एक बड़ा संकट खड़ा किया था। अब योगी ने क्या किया, 3 की तैयारी, जो भाषण का रिश्ता है, हालांकि मैं उसमें बीच में आपको ये भी दूंगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मदरसों पर और उस पर कार्रवाई की थी, वो क्या क्या रास्ते निकाले गए थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम 3 का जो संभावित मामला देखते हैं। उन्होंने जो कहा कि हम, जब योगी ने आज कहा, विधानसभा का जो बयान था, माफ कीजिएगा, कल जो बयान था कि अपराध से पहले अपराध को जन्म देने वाली जमीन पर वार करना होगा। यहीं से खेल शुरू होता है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे तब समर्थन मत देना। यही मैनिफेस्टो है जो योगी का 3-0 का मैनिफेस्टो है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहले में पहचान, दूसरे में आइसोलेशन, तीसरे में एक्शन। सूची, सत्यापन, योजनाएं बंद, डिटेंशन, डिपोर्ट। इससे क्या होगा, नियंत्रण, निर्भरता टूटेगी, स्थायी समाधान। यह पहली बार है जब योगी ने अपराधी को नहीं, उसको बचाने वाले पर। उन्होंने कहा कि एनजीओ, राजनीतिक समर्थन, फर्जी दस्तावेज सीधे निशाने पर है। प्री एम्प्टिव स्टेट एक्शन होगा, अपराध होने से पहले रोका जाएगा। अगर हम उसको देखें, इसका निष्कर्ष अगर मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हम उसको ऐसे समझे, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मदरसों पर हुआ, लेकिन अगर सीधी रेखा नहीं, ये विकसित होती हुई राजनीति है। डर पैदा किया पहले में, दूसरे में कानून बैठाया, तीसरे में इकोसिस्टम तोड़ने की बातें की जा रही है। ये कोई भाषण नहीं है, भविष्य की राजनीति का कारण है। क्योंकि जो 10 बड़े बड़े माफियाओं को आपने मरते देखा, वो तो अलग बात है। यूपी में जो संपत्ति 2017 से 22 तक, जो गवर्नमेंट की ब्रीफिंग है, 14,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति ध्वस्त, सील या वो कब्जे में की गई। 3,000 से ज्यादा माफिया पकड़े गए। राज्य ने अपराध की अर्थशास्त्र से कमर तोड़ दी। ये था सबसे बड़ी दिक्कत योगी को, अगर कहीं आई थी तो अपराधियों से, राजनीति से नहीं, कोर्टों से आनी शुरू हुई थी। कोर्ट ने 2019 से 2021 के बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग समय कहा, बुलडोजर कार्रवाई बिना सुनवाई नहीं होगी, दंड प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यही योगी ने पूरा मॉडल शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा, योगी ने गैंगस्टर एक्ट को हथियार बनाया, नोटिस, सुनवाई और रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस बना के रखो, और दंगा क्षतिपूर्ति कानून लागू हो गया। अब कोई भावना तो है नहीं, अब तो कार्रवाई है, फाइल है, कानून है, कोर्ट में केस टिक गए, कार्रवाई रुकी नहीं। जिहाद वाले मसले पर अवैध, जिधर से मैंने आपको बताया सैकड़ों सील है, फंडिंग बंद है। धर्मांतरण सबसे बड़ा खेल था जो उन्होंने जिहाद के किया। यूपी गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम जिसका जिक्र भी किया जा रहा, और अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यूपी में 1,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हैं। केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक वो नेटवर्क तोड़ा गया। झांगुर, ताहिर, इस तरह के सैकड़ों नाम आपको याद है। झांगुर जैसे जो दीमक है इस देश के लिए, जो एकदम इस तरह के तिलचट्टे हैं, जो एक सोसाइटी को खत्म कर देना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को पहली बार पकड़ा गया। और सब में विदेशी फंडिंग, यानी 100 करोड़ रुपए की फंडिंग को उसके अंदर चेक किया गया है। सबसे बड़ी बात है, पीएफआई पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसा, स्लीपर सेल तोड़े, एटीएस की सीधी निगरानी की गई, और धार्मिक उकसावे पे ये योगी का 2.0 का है। अब 3.0 में जब योगी कहते हैं समर्थन मत देना, तो इसका मतलब समझ लो कि अपराध नहीं, अपराध पैदा करने वाला सिस्टम का है। कहां अपराधी तोड़े गए, कहां कानून बैठा गया, अपराध की जमीन उठारी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अपराधियों पर सीधी चोट। मैं तो उसको ऐसे भी देखता हूं कि जो माफिया राजनीतिक और वो सब थे,
वो तमाम लोग अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि योगी के इस पूरे मसले में अगर हम ये देखें कि फर्जी एनजीओ या उन सब पर ये तोड़ा नहीं जाएगा। उनका तो सीधा कहना ये है कि अभी फर्जी दस्तावेज, वोट बैंक, शहरी झुग्गियां, सबसे सस्ते श्रम और अपराध को उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गोली नहीं, गला दबा देंगे सिस्टम से। इस बार गोली नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है कि उन्हें सिस्टम अब समझ में आ चुका। योगी तीसरी बार का सबसे खतरनाक चेहरा इस पूरे देश की राजनीति में क्यों है और आने वाले समय में भारत के लोगों की उम्मीदों में क्यों है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब योगी सिस्टम समझ में आ गया, कोर्ट की सीमाएं पता है, प्रशासनिक मशीनरी प्रशिक्षित होगी, वैचारिक विरोध की पहचान हो चुकी। पहली बार योगी गुस्से में थे, दूसरी बार संतुलन में है और तीसरी बार ठंडे दिमाग से निर्णायक वार होगा। अगर मैं इसको कहूं, यही योगी 3.0 है जो अपराधी नहीं, अपराध पैदा करने वाली जमीन को बदलता है। मुझे तो ये कहने में कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ का कल का जो भाषण था, वो भाषण सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। वो जब वो गाजा बोलते हैं तो वो इस देश की राजनीति की वो समझ भी पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संभल में जिस तरह से उस पहचान को पकड़ा, ये जो गाजा को ताकत देती है वो लोग वो है। जब कोर्ट के सर्वे पे आदेश करने एक टीम पहुंचती है तो छतों पर जमा पत्थर, ये कैराना मॉडल को याद कीजिए, 2017 की शुरुआत कैराना मॉडल से हुई थी, जहां से लोग, परिवार के लोग छोड़ के भाग रहे थे। कैराना खाली हो रहा था, हिंदू वहां रुक नहीं रहा था। और ये सिर्फ कैराना की बात नहीं थी, आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद कहीं चले जाइए, वहां ये मॉडल मजबूत था कि किसी भी तरह हो, हमको यहां मुसलमानों के मोहल्ले से निकल कर भागना है। उसको रोका था योगी ने, साफ कहा था। संभल में उनका क्लियर जवाब था, पुलिस की तरह गोली चली तो योगी ने साफ कहा, पत्थरबाजों का इलाज सिर्फ जेल नहीं है, उनकी पीढ़ियों की बर्बादी है। याद होगा, अभी तक लाल निशान लगे हुए हैं। योगी 3.0 का ये पहला लाइन था। ये योगी जब हम बात कर रहे, वो है संभल के सांसद और के बेटा, जिस तरह से भीड़ को उकसाया, फाइलें ओपन रीओपन हुई हैं। 3.0 में कोई प्रिविलेज नहीं चलेगा। और आज जिस तरह से उनका एक भाषण की लाइन है, सबसे ज्यादा वो हो रही है, मैं उनको नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी बात है, वो तौकीर रजा, बरेली का जहरीला मास्टरमाइंड, इत्तेहाद अल मिल्लत काउंसिल का हेड, वो जो है बार बार हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की धमकी देता था। 2010 का दंगा, आलिया जेल भरो आंदोलन, आई लव मोहम्मद पर, सब पर योगी सरकार ने भुस भर दिया है उसका। जो सरकारें उस तुष्टीकरण के नाम पे उसे बिरयानी खिला रही थी, उसे कोर्ट में चक्कर कटा कटा के उसकी हैसियत बता दी। अब वो जो है दाढ़ी और टोपी की आड़ में दंगा भड़काने वाले अब नाच नहीं रहे, अब वो हर जगह जमानत के लिए साहब साहब कहते हुए अदालतों में घूम रहा है। तो जो डेम और सबसे बड़ा मोर्चा जो मुझे लगता है 3.0 का है, मिनी पाकिस्तान बनाने वालों का सबसे बड़ा खेल है। पिछले 10 सालों में महराई, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में 30% से ज्यादा का उछाल है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी यही आधार कार्ड है। मदरसे फंडिंग को खत्म कर दिया गया। आपको लास्ट मुझे याद है बहराइच का राम गोपाल मिश्रा कांड, जिसमें अभी सजा हुई है। तो आर्थिक अब जो आने वाला समय है, मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला काम जो आज के भाषण, उनके कल के भाषण से समझा कि दंगाइयों की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उनकी कमर तोड़ना, वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों बुलडोजर, लखनऊ का अकबरी गेट हो या फिर बरेली का अवैध कब्जा, अब सप्लाई लाइन कट रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका, अब पहचान जमाना, ये सब अब उन कानूनों के बाद उन सब को पकड़ना है जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। और सबसे बड़ी लड़ाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए है। घुसपैठियों को शरण देने वाले भी अपराधी हैं, जो उनको कहते हैं। आज चूंकि योगी आदित्यनाथ के जो उस भाषण की गूंज सबको सुन रही होगी, जिसमें उन्होंने कहा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये कहा कि मैं यहाँ भजन करने के लिए नहीं आया हूं। तो योगी का भाषण मुझे लगता है ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि वो ना दंगा है, ना कोई कर्फ्यू है, यूपी में सब चंगा है। योगी आदित्यनाथ का ये जो रूप है, मुझे लगता है कि गाजा के लिए जो पहन के जाते हैं, जो गाजा के लिए बैग लेकर घूमते हुए हैं या छाती पीटते हैं फिलिस्तीन के नाम पर, उन लोगों को योगी का कहना यह है कि अब थोड़ा संभल जाइए, वरना आगे ऐसे दंगाइयों का इलाज इस तरह होगा कि वो खुद से खुद इस राज्य को छोड़कर, और जिस तरह की उम्मीद है कि वो उनको ये देश भी छोड़ना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मुझे उसकी बातचीत लग रही है। मैं चाहता था कि आपके साथ उसके भाषण को भी शेयर करूं, लेकिन आप वो भाषण सुन चुके होंगे। फिर भी जिन लोगों को मेरा जो पसंदीदा हिस्सा है, अगर वो उसको सुनना चाहते हैं, तो मैं उसको आपके लिए, जिन जिन लोगों को सुनना है उनके लिए इसकी कुछ क्लिप मैं शेयर कर देता हूं, उसको आप सुन सकते हैं। और ये जो है भाषण जो है, कब्जा कोई करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। हम सुन सकते हैं इस भाषण को। किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है। हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये भाषण की वो लाइनें हैं जो छांगुर जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, यही योगी आदित्यनाथ का संदेश है। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत समय बाद किसी मुख्यमंत्री का भाषण है जो देश की आने वाली राजनीति को भी संबोधित करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, इसको आपकी ज़रूरत है। तो अभी के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।